नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की। विधि आयोग की समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी। अफ्रीका का पहला मलेरिया टीका वैश्विक गठबंधन गावी ने टीकाकरण संचालन के लिए $160 मिलियन के समर्थन की घोषणा की। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक पिछले 28 वर्षों से भारत के 34% समुद्र तट अपरदन के अलग अलग स्तरों का सामना कर रहे हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। ये विधेयक अंटार्कटिक संधि को प्रभावी बनाएगा। इसके अलावा ये अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशनों को भारत के घरेलू कानूनों के दायरे में लाएगा। अंटार्कटिक संधि पर वर्ष 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि वर्ष 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में इस संधि के पक्षकारों की कुल संख्या 54 है। भारत भी इसका एक पक्षकार है। और आइए अब बात करते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये अंटार्कटिक संधि के लिए किसी अन्य पक्षकार के परमिट या लिखित मंजूरी के बिना अंटार्कटिका में भारतीय अभियान को प्रतिबंधित करता है। ये अंटार्कटिका में बेहतर शोध कार्य और इस बर्फीले महाद्वीप के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कोष के गठन का प्रावधान करता है। ये भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करता है। साथ ही अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों से जुड़े भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों के मामले में दंडात्मक प्रावधान करता है। ये अंटार्कटिका अभिशासन और पर्यावरण संरक्षण पर समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। ये समिति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उत्सर्जन मानकों की निगरानी, उनका कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ये अंटार्कटिका की प्राकृतिक अवस्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले खनन, ड्रेजिंग और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक का महत्व ये है कि ये अंटार्कटिका की यात्रा और गतिविधियों को विनियमित करता है। साथ ही ये भविष्य में होने वाले विवादों के लिए मूलभूत नियम भी निर्धारित करता है। ये अंटार्कटिका में समुद्री जीव संसाधनों के दोहन और मानव की मौजूदगी को रोकता है। ये विधेयक भारतीय शोधकर्ताओं के लिए इस निर्जन क्षेत्र का अन्वेषण करने का रास्ता खोलता है। भारत के अंटार्कटिका के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की बात करें तो भारत ने वर्ष 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जल्द ही उसे परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त हो गया था। इसके अलावा भारत ने मैड्रिड प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए थे। ये वर्ष 1998 में लागू हुआ। ये अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के प्रति समर्पित प्राकृतिक भंडार का दर्जा देता है। इसके अलावा भारत अन्य कई संगठनों का भी सदस्य है, जैसे कि राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के प्रबंधकों की परिषद, अंटार्कटिका अनुसंधान की वैज्ञानिक समिति और अंटार्कटिका समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं, शिरमकर हिल्स में मैत्री और लार्समन हिल्स में भारती। इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1984 में स्थापित किया गया पहला भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन था। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की। जैव अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पदार्थ, रसायन और ऊर्जा के लिए बुनियादी निर्माण खंड नवीकरणीय जैविक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। टीके, चिकित्सा, निदान, बीटी कपास, जैव कीटनाशक, जैव ईंधन, एंजाइम आदि जैव अर्थव्यवस्था के कुछ घटक हैं। जैव प्रौद्योगिकी के मामले में भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष 3 और विश्व में शीर्ष 12 देशों में से एक है। वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की लगभग 3% हिस्सेदारी है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग जैव अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। जैव प्रौद्योगिकी को भारत के लिए सनशाइन क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान स्थिति में भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में $80 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है और वर्ष 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था के $300 बिलियन हो जाने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत टीके और चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर प्रगति कर सकता है। वर्ष
2025 तक जैव अर्थव्यवस्था में जैव कृषि जैसे कि बीटी कपास और जैव कीटनाशक आदि का योगदान वर्तमान के 10.5 बिलियन डॉलर से 2 गुना होकर 20 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का अनुसंधान एवं विकास व्यय 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने BIRAC की स्थापना एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में की थी। इसका उद्देश्य उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाना है। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित पहले हैं मिशन कोविड सुरक्षा, ये भारत का कोविड-19 टीका विकास मिशन है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति जो कि वर्ष 2021 से 2025 तक की है। इस रणनीति में ज्ञान और नवोन्मेष संचालित जैव अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल शुरू किया गया है। विधि आयोग की समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर जांच करेगी। संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर एक व्यवहारिक रोड मैप और फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंपी गई है। एक साथ चुनाव कराने का अर्थ है भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएं। इस व्यवस्था के तहत एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए मतदान करते हैं। एक साथ चुनाव कराने का महत्व है सत्ताधारी दलों को लगातार चुनावी परिवेश में रहने की बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, मतदाता प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग चुनाव कराने पर होने वाले व्यापक खर्च को कम किया जा सकता है। सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक तंत्र को चुनाव कार्यों में व्यस्त करने की बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित होता है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। इससे लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार चुनाव कराने से राजनेताओं को मतदाताओं के पास वापस जाना होता है। इससे जनता के प्रति राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है। चुनाव संचालन प्रक्रिया से जुड़ी चिंता भी है, जैसे कि यदि सत्ताधारी दल या गठबंधन 5 वर्ष पूरा होने से पहले बहुमत खो देता है तो ऐसी स्थिति में सारे चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं। इससे आम जनजीवन में बाधा पैदा हो सकती है और आवश्यक सेवाओं का संचालन प्रभावित हो सकता है। अगली खबर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने भुला दिए जाने के अधिकार को मान्यता दी है और कहा कि ये निजता के अधिकार में शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से कुछ दंपतियों से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। ये दंपत्ति वैवाहिक कलह का सामना कर रहे हैं। न्यायालय के मुताबिक ये जानकारियां संबंधित महिलाओं के लिए शर्मिंदगी और सामाजिक कलंक का कारण बन रही हैं, साथ ही उनकी निजता का उल्लंघन भी करती हैं। याचिकाकर्ता ने भुला दिए जाने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन और सूचनाओं को हटा दिए जाने के अधिकार यानी राइट ऑफ इरेजर को निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया था। निजता के अधिकार को पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना था। ये निर्णय निजता के अधिकार और भुला दिए जाने के अधिकार के दायरे का विस्तार करता है। भुला दिए जाने का अधिकार व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में अपनी निजी जानकारी को इंटरनेट या वेबसाइट्स या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार देता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत में वर्तमान डेटा संरक्षण व्यवस्था भुला दिए जाने के अधिकार को वैधता प्रदान नहीं करती है, लेकिन विचाराधीन डेटा संरक्षण विधेयक में इस अवधारणा को शामिल किया गया है। भुला दिए जाने का अधिकार व्यापक जनहित में या फिर राज्य की कानूनी जरूरतों के लिए निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करने पर बल देता है। अफ्रीका का पहला मलेरिया टीका। वैश्विक गठबंधन गावी ने टीकाकरण संचालन के लिए 160 मिलियन डॉलर के समर्थन की घोषणा की है। अफ्रीका में मलेरिया के विरुद्ध पहला टीकाकरण अभियान वर्ष 2022 से 25 के बीच आरंभ होना है। इसे मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से बीमारी और मृत्यु के अधिक खतरों का सामना कर रहे बच्चों तक टीके की पहुंच में वृद्धि होगी। अफ्रीका में मलेरिया के टीके की पहली खुराक घाना, केन्या और मलावी में दी जाएगी। वर्ष 2019 में इन्हीं देशों में इस टीके का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। इनके बाद मलेरिया प्रभावित अन्य देशों में इसका विस्तार किया जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। तेज बुखार आना इसका प्रमुख लक्षण है। ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित 241 मिलियन मामले थे।
साथ ही इसी वर्ष इस रोग की वजह से 6,27,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। मलेरिया उप सहारा अफ्रीका में बचपन में बीमारी और मृत्यु का कारण बना हुआ है। भारत में मलेरिया की स्थिति देखें तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के 83% मामले और इससे होने वाली सभी मौतों के लगभग 82% मामले है। भारत ने मलेरिया रोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 2016 से 30 लागू की है। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक मलेरिया के स्थानीय मामलों को शून्य करना है। साथ ही वर्ष 2030 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके अलावा मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रमुख उपायों पर भी बल दिया गया है, जैसे कि आरंभ में ही उपचार, गहन उपचार, एकीकृत रोगाणु वाहक प्रबंधन और सामुदायिक एकजुटता। अगली खबर मृदा अपरदन और पारिस्थितिकी से संबंधित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक पिछले 28 वर्षों से भारत के 34% समुद्र तट अपरदन के अलग अलग स्तरों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र वर्ष 1990 से तटरेखा अपरदन की निगरानी कर रहा है। इसके लिए ये सुदूर संवेदन डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मैपिंग तकनीकों का उपयोग कर रहा है। NCCR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न मंत्रालय है। वर्ष 1990 से वर्ष 2018 की अवधि के लिए देश की मुख्य भूमि की 6,907.18 किलोमीटर लंबी तटरेखा का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में देखा गया कि 26% समुद्र तट का विस्तार हुआ है, जबकि 40% स्थिर अवस्था में है। विश्लेषण के मुताबिक पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक अपरदन का सामना करना पड़ा है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है। समुद्री तटरेखा के समीप तलछट और चट्टानों के लंबी अवधि में क्रमिक रूप से कम होते जाने को तटीय अपरदन कहा जाता है। इस अपरदन के कारण समुद्री लहरें, ज्वार, जलधाराएं, पवन संचालित जल आदि जैसे प्राकृतिक कारक हैं। NCCR की भारतीय तट से सटी तटरेखा में परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन रिपोर्ट के अनुसार कई मानवीय गतिविधियों ने भी तटीय अपरदन को बढ़ावा दिया है, जैसे तट के समीप संरचनाओं का निर्माण, समुद्र तट पर रेत खनन और अपतटीय ड्रेजिंग। इस तटीय अपरदन के काफी दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि जानवरों और पौधों के पर्यावास नष्ट हो जाते हैं। साथ ही तट अपनी सुंदरता भी खो देते हैं। तटीय जीवों पर निर्भर मत्स्य उद्योग पर इसका प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि का नुकसान होता है और परिवहन अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है। साथ ही इससे पर्यटन भी प्रभावित होता है। इसलिए तटीय अपरदन को रोकने के लिए कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने तटीय सुभेद्यता सूचकांक का मानचित्र तैयार किया है। ये भारतीय तटों के समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रभावों का आकलन प्रदान करता है। तटीय प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना बनाई गई है। चेन्नई में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। ये तटीय संसाधनों और पर्यावरण सहित तटीय क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सरना धर्म के लिए मांग। झारखंड, ओडिशा और असम सहित 5 राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदायों ने केंद्र सरकार से कई मांगे की हैं। और ये मांगे हैं कि सरकार उनके धर्म को सरना के रूप में मान्यता दे और आगामी जनगणना में इस धार्मिक श्रेणी के तहत उनकी गणना सुनिश्चित की जाए। ये मांग इस धर्म को औपचारिक मान्यता के अभाव में पहचान, संस्कृति और जीवन जीने के पारंपरिक तरीकों को खोने की चिंताओं के कारण उपजी है। इस औपचारिकता के अभाव ने अधिकांश जनजातियों को हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में धर्मांतरण के प्रयासों के प्रति सुभेद्य बना दिया है। विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाली जनजातियां सरना धर्म का पालन करती हैं। ये प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है। जल, जंगल, जमीन और वन क्षेत्रों के संरक्षण में इनकी पवित्र आस्था है। अगली खबर है पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापना 1399 ईस्वी में खानदेश के फारूकी वंश के नासिर खान ने की थी। अकबर ने 1601 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया था। ये मिशन ग्रामीण भारत के सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है। अगली खबर है निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना टाइज। केंद्र सरकार ने टाइज के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 206 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
टाइज को वित्तीय वर्ष 2017-18 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता केंद्र या राज्य सरकार की प्रमुख हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों को भी दी जाती है। इससे राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन में मदद मिलती है। ये योजना सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्यात लिंकेज के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लाभदायक हो सकती है। फॉल बैक लॉयबिलिटी। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने ई कॉमर्स कंपनियों के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर घटिया और नकली उत्पादों से जुड़ी शिकायतें होती रहती हैं। समिति ने इन कंपनियों को ऐसी शिकायतों के समाधान में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा है। वर्ष 2021 में ई कॉमर्स नियमों का प्रारूप जारी किया गया था। इन नियमों में फॉल बैक लायबिलिटी का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर कोई विक्रेता संबंधित मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर लापरवाही या चूक या जानबूझकर उपभोक्ता द्वारा ऑर्डर किए गए सामान या सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है या फिर इससे उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल को वाणिज्य विभाग की निर्यात केंद्र के रूप में जिले योजना में मिला दिया गया है। ओडीओपी का विलय परिचालन की दृष्टि से किया गया है। ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले को विनिर्माण और निर्यात हब में बदलना है। ऐसा प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके किया जाता था। निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के अंतर्गत एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। इसके लिए 36 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समितियां और जिला निर्यात संवर्धन समितियां गठित की गई हैं। इससे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और साथ ही जिलों में निर्यात वृद्धि के समक्ष मौजूद बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर। केरल के वायनाड में 2 फार्म से अफ्रीकन स्वाइन फीवर की सूचना मिली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एएसएफ जंगली और पालतू सुअरों में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इस बीमारी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। एएसएफ स्वाइन फ्लू से अलग बीमारी है। एएसएफ मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। इसका संक्रमण सुअरों से मनुष्य में नहीं फैलता है। निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप। मासी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है। ये देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की रियल टाइम निगरानी के लिए विकसित ऐप है। ये जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है। इस एकीकृत निरीक्षण को किया जाता है बाल कल्याण समितियों, राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। एनसीपीसीआर एक सांविधिक निकाय है। इसका कार्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है, जैसा कि संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में निहित है। तटीय स्वच्छता अभियान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 5 जुलाई 2022 से तटीय स्वच्छता अभियान आरंभ किया है। इस अभियान पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रियों और तटीय राज्यों के सांसदों की एक बैठक आयोजित की है। इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम लॉन्च किया गया है। तटीय स्वच्छता अभियान अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है। ये अभियान 75 दिनों तक और 75 समुद्री तटों पर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका समापन 17 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी ने वर्ष 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं: फीचर, नॉन फीचर्स और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए। ये पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।